Discuss some of the questions of LT grade। और चलिए बताइए, मेटाफिजिकल पोइट्स में किसका नाम आएगा? सर जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट और हेनरी वॉगन, हेनरी वॉन, रिचर्ड क्रैशा और एंड्रयू मॉरवेल, अब्राहम कॉले। वेरी गुड। अगर एक फ्रेज में कहें तो जॉन डन एंड हिज फॉलोअर्स, है ना? ठीक है। 14 लाइन पोएम इज कॉल्ड सोनेट। Which age is known as the age of reason? Which age is known as the age of reason? सर एक बार फिर से। Which age is known as the age of reason? वेरी गुड। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, न्यू क्लासिकल एज। हाँ, द एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप। सैमुअल जॉनसन वाली एज जो है वो एज ऑफ रीज़न कही जाती है, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। ब्लैंक वर्स इज रिटन इन क्या सर? ब्लैंक वर्स इज रिटन इन iambic pentameter, unrhymed iambic pentameter। बहुत सुंदर, क्या बात है, अनराइम्ड आपने वर्ड यूज किया, दैट इज वेरी गुड। अनराइम्ड iambic pentameter। क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड? आंसर है वर्ड्सवर्थ कोलरिज, एवरीबॉडी नोज। क्वेश्चन है, एलेगरी मीन्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, स्टोरी विद अ मॉरल और सिंबॉलिक मीनिंग। हीरोइक कपलेट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, हीरोइक कपलेट किसने पॉपुलराइज किया था? शुरुआत तो खैर कर दिए थे हमारे चौसर साहब, पॉपुलराइज किसने किया हीरोइक कपलेट? पोप। वेरी गुड, अलेक्जेंडर पोप। रेनेसांस बिगैन इन 14th to 16th सेंचुरी, है ना? 14th में इटली में, बाकी 16th में इंग्लैंड वगैरह में। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ा है ड्रामेटिक मोनोलॉग? राइट पोएट, रॉबर्ट ब्राउनिंग। वेरी गुड। एक और चीज़ बताया था ब्राउनिंग का, किसके लिए जाने जाते हैं? नोन फॉर रोबस्ट ऑप्टिमिज्म, रोबस्ट ऑप्टिमिज्म। मॉक एपिक इज, मॉक एपिक क्या होता है? मॉक एपिक, मॉक एपिक को समझाने केवल ह्यूमरस बोलने से काम नहीं चलेगा। मॉक एपिक को समझाने के लिए एक शब्द जरूरी है, पैरोडी। पैरोडी, जब आप नकल करते हो किसी ग्रैंड चीज़ को, जब आप पेट्टी बना देते हो तो मॉक करते हो आप, तो पैरोडी होती है। तो अ पैरोडी ऑफ एपिक स्टाइल, दैट इज मॉक एपिक। क्वेश्चन है, एक्सप्रेशनिज्म इज रिलेटेड टू, आंसर है इनर इमोशनल रियलिटी। एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म दोनों पढ़ा होगा आपने। ये एक्सप्रेशनिज्म जो है वो आर्ट से आया है, पेंटिंग से आया है, ठीक है? तो एक्सप्रेशनिज्म किससे जुड़ा है? इनर इमोशनल रियलिटी से। सररियलिज्म किस चीज़ पर स्ट्रेस करता है?
सररियलिज्म का स्ट्रेस किन चीज़ों पर होता है? सररियल। आज की बात कुछ झटके में बोलूँगा तो कुंदन को कुछ बातें उनके सर के ऊपर से निकलेंगी, है ना? माइक ऑन नहीं है कुंदन आपका। यस सर, कोई बात नहीं। लेकिन नए नए टर्म्स मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, कम से कम ये तो पता रहेगा कि हाँ कभी सुना था। हाँ, सररियलिज्म का स्ट्रेस होता है ड्रीम्स और सबकॉन्शियस पर। ड्रीम्स और सबकॉन्शियस पर याद करिए, जब आप पढ़ेंगे फ्रायड को, फ्रायड ने हमारी सोच के हिसाब से कैसे बांटा है ब्रेन को, कॉन्शसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस यानी चेतन, सबकॉन्शियसनेस यानी अर्धचेतन और अनकॉन्शसनेस यानी अवचेतन। तो जितने भी हम सपने देखते हैं वो सबकॉन्शियस में ही देखते हैं। जब हम सबकॉन्शियस होते हैं क्या लगता है, हम आधे सोए हैं आधे जगे हैं, तो सपने देखते हैं ज़्यादातर। और इसीलिए कोई जब कहता है कि आजकल हमें सपने बहुत आ रहे हैं, तो उनसे कहा जाता है कि भैया कंफर्म कर लीजिए कि आपको नींद गहरी नहीं लग रही क्या? आर यू नॉट विद योर साउंड स्लीप? साउंड स्लीप का मतलब खर्राटा लेकर सोना नहीं होता है, साउंड स्लीप का मतलब अच्छे से सोना होता है अंग्रेज़ी में। तो जब आप साउंड स्लीप में रहेंगे तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है ड्रीम, उसमें भी आता है लेकिन वो अलग होता है। ज़्यादातर सबकॉन्शियस कब काम करता है? सपने के समय, जब आप आधे सोए आधे जगे हों। कई बार ऐसा होता है आप सोए हैं, लोग बातें कर रहे हैं, उनकी बातें भी आपको सुनाई देती हैं। वो होता है सबकॉन्शियस वाला मतलब पार्ट आपके ब्रेन का या सिचुएशन। और इवन जब आप थोड़े बहुत कैलकुलेशन जो दिमाग में आप करते हैं वो भी सबकॉन्शियस में ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये खर्च कर लिए और अचानक दिमाग में स्ट्राइक किया कि अरे इतना पैसा कैसे खर्च हो गया, तो फिर आप बैठ के लगे जोड़ने, 200 यहाँ खर्च किया, 500 वहाँ दिया, 50 रुपये उसको दिया, 20 रुपये उसको दिया। तो ये जोड़ते जा रहे हैं तो कहाँ जुड़ रहा है? आपके सबकॉन्शियस में जुड़ रहा है। तो सररियलिज्म का स्ट्रेस किस पर है? सबकॉन्शियसनेस और ड्रीम्स पर। फ्री वर्स में कौन सा मीटर होता है? फ्री वर्स में कौन सा मीटर होता है? श्रुति, एम आई ऑडिबल? फ्री वर्स में कौन सा मीटर होता है? iambic pentameter. फ्री वर्स में आम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स में होता है। सॉरी, ऑप्शन है सर, ऑप्शन। फ्री वर्स में कोई मीटर नहीं होता, नो मीटर। जब हम बात करते हैं ट्रेजिडी की, तो ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट तो पता होगा आपको कि ट्रेजिडी में, अच्छा ट्रेजिडी का जो हीरो होता है वो कैसा होता है, मतलब किस सोसाइटी का होता है ट्रेजिडी का हीरो? इतना पॉज लेंगे आप लोग? उसको हाई सोसाइटी से होने का क्या रीज़न होता है? ट्रेजिडी का हीरो हाई सोसाइटी का ही क्यों होना चाहिए? हेमर्सिया सर होता है जो उसके ही डिक्लाइन होने का वो बनता है कारण। हैमर्शिया, और हैमर्शिया तो खैर है, डिक्लाइन करना है तो डिक्लाइन करने के लिए सबसे पहले इनक्लाइंड होना पड़ेगा।
अगर आपका फॉल होना है तो फॉल होने के लिए आप कहीं ऊंचाई पर रहेंगे तभी तो फॉल होगा, ठीक है। तो ट्रेजेडी में क्या होता है, हीरो का फॉल होता है। तो इसलिए जो क्लासिकल ट्रेजेडी है, जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, अब यहाँ पर विल हैव टू बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेजेडी का हीरो हमेशा हाई स्ट्रेटा का ही होता है, हाई सोसाइटी का ही होता है, क्योंकि हमारे पास डेथ ऑफ अ सेल्समैन भी है। हमने डेथ ऑफ अ सेल्समैन पढ़ा है, उसमें एक आम आदमी है, एक सेल्समैन है, उसने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है, वो खुद जान दे देता है कि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा तो बीवी बच्चों के पास पैसा हो जाएगा। तो वो किसी हाई सोसाइटी का नहीं, वो मिडिल क्लास का बंदा है। आपने किचन सिंक ड्रामा पढ़ा है, किचन सिंक ड्रामा में भी आपने ट्रेजेडी पढ़ी है, तो ऐसा नहीं पढ़ा कि वो कोई बहुत वो एंग्री यंग मैन है वहाँ पर ऐसा आपने नहीं देखा कोई हाई सोसाइटी का है। एडवर्ड एल्बी का डिस्कस किए थे हम लोग, तो वहाँ पर भी वो हाई सोसाइटी का नहीं है। लेकिन हाँ, जो ट्रेजेडी का क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, उसमें यही है कि ट्रेजेडी में फॉल ऑफ अ मैन होता है, या फॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, फॉल ऑफ द हीरो। तो हीरो का फॉल अगर होना है तो फॉल होने के लिए उसको किसी न किसी मामले में कहीं एलिवेटेड होना पड़ेगा, चाहे वो किसी हाई सोसाइटी का मतलब एरिस्टोक्रेटिक क्लास का हो, या कहीं ना कहीं वो डिविनिटी से बिलोंग करता हो, गॉड या सेमी गॉड हो, डेमी गॉड हो, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर अगर शेक्सपियर की बात करें स्पेशली, तो आप देखेंगे शेक्सपियर के जो ट्रेजेडी के हीरोज़ हैं गज़ब के हैं, एक बड़ी अच्छी पर्सनालिटी वाले, उनके पास बहुत सारे गुण हैं, लेकिन केवल एक ऐसा दुर्गुण है जिसे हम हैमर्शिया कहते हैं, और वह हैमर्शिया यानी फैटल फ्लॉ होता है। फैटल क्यों होता है? कोई भी चीज़ फैटल कब कहलाती है? जब वो जानलेवा हो जाए। फैटल से याद आया, अभी मैं केसेस देख रहा हूँ लोगों के जाने के। आज के समय में लोगों के जाने की 3 वजहें दिख रही हैं, 3 चीज़ें फैटल होती जा रही हैं। एक, किडनी का ख़राब होना, दूसरा हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट, और तीसरा लीवर का फेल होना। बीएचयू के इतिहास में हिंदी डिपार्टमेंट से पहली ट्रांसजेंडर एक थी, उन्होंने एमए हिंदी किया, इस साल उनको अवार्ड किया गया, उनकी डिग्री मिली उनको। टुडे शी डाइड, शी हैज़ डाइड ऑफ लीवर फेलियर। तो क्या हो गया? लीवर फेलियर फैटल हो गया। तो इसलिए आज के समय में ये बड़ा बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत बहुत क्या कहें हम, डरावना भी है। इवन अभी एक केस आया था, मुझे लगता है कि वेस्ट यूपी में कोई लड़की थी जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती थी, बहुत खाती थी, और अल्टीमेटली उसकी आंत फट गई, शी डाइड। तो जो लोग बहुत फास्ट फूड खाते हैं, है ना, बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा मज़े से खा रहे हैं, पिज़्ज़ा मोमोज़ खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, अति कर दिए, खा खा करके उसी से ज़िंदगी चला रहे हैं, ये ख़तरनाक है। इट कैन बिकम फैटल। तो मुझे लगता है फैटल जो नहीं जानता रहा। कैसे पता करें कि ये सब दिक्कत आ रही है? जैसे मुझे भूख बहुत लगती है सर, हाँ, अभी जैसे अभी खाना खाया, रोटी सब्जी, तो 2-3 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। उसके बारे में अलग से डिस्कस करूँगा कि आपको कैसे ओके। कैसे आप करेंगे तो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। है, वजह है, कारण होगा उसका, लेकिन और वजहें भी हैं। तो बात हो रही थी फैटल फ्लॉ यानी हैमर्शिया,
और वो हेमर्शिया वो एक ऐसी कमी होती है, एरर ऑफ जजमेंट होता है, और उस चीज़ की वजह से आप जजमेंट में एरर कर देते हैं, और मतलब आप सही निर्णय नहीं ले पाते, और फिर फर्दर आपका फॉल हो जाता है। मैकबेथ में देखिए, उसका जो एम्बिशन है वही उसके एरर ऑफ जजमेंट का कारण बनता है, और वही उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्लीप नो मोर, मैकबेथ हैज़ मर्डर्ड स्लीप, तो वो ट्रेजेडी। और अगेन ट्रेजेडी को और अच्छे से समझने के लिए ये जानना होगा आपको, पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कभी भी ट्रेजेडी अगर हो रही है तो ऐसा नहीं होता कि आप मर गए तो ट्रेजेडी हो गई। कोई मर जाए तो ट्रेजेडी हो जाए, कोई अगर मरता भी है तो मरने वाले के साथ ट्रेजेडी नहीं होती। ट्रेजेडी का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो झेलने से है। तो जब कोई मरता है तो उसके मरने के बाद जो लोग सड़क पे आ जाते हैं, जो लोग झेलते हैं, ट्रेजेडी उनके साथ होती है ना। मैकबेथ लास्ट में मारा गया, ये उसकी ट्रेजेडी नहीं थी। मैकबेथ की ट्रेजेडी क्या थी? मैकबेथ की नींद खत्म हो गई, अपने आप को हमेशा इनसिक्योर महसूस कर रहा था। उसके सामने उसकी पत्नी पागल हो गई, उसके सामने उसकी पत्नी जिसको बहुत प्यार करता था वो मर गई, ये ट्रेजेडी थी उसकी। तो ट्रेजेडी को हमको समझना ज़रूरी है कि ट्रेजेडी एग्जैक्टली होता क्या है। तो ट्रेजेडी शोज फॉल ऑफ अ ग्रेट हीरो। पूछ रहा है कॉमेडी एंड्स इन, तो हैप्पीनेस, हिंदी में सुखांत दुखांत कहते हैं। ट्रेजेडी का ट्रांसलेशन एक लोग त्रासदी भी करते हैं, ट्रेजेडी को त्रासदी या दुखांत भी कहा जाता है। हालांकि देखिए बात वही है कि अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग लिटरेचर हैं, चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। हम अपने काम चलाने के लिए, समझने के लिए भले उसको ट्रांसलेट करते रहें। रिफॉर्मेशन की बात उस दिन कुंदन ने भी छेड़ी थी। किस तरह का मूवमेंट था? इट वॉज अ रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें बात हो रही थी कि कैसे जॉन विक्लिफ जैसे लोगों को जिंदा जलाया गया, कैसे मार्टिन लूथर ने ट्रांसलेशन किया बाइबल का और लोगों में सर्कुलेट किया, लोगों को जगाया, बताया उन्हें कि क्या है उनके स्क्रिप्चर्स में। क्वेश्चन है, प्री रेफेलाइट्स रिएक्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रिएक्ट किया था प्री रेफेलाइट्स ने? पता है आपको आंसर? प्री रेफेलाइट्स ने किसके अगेंस्ट? प्री रेफेलाइट्स जो थे उन्होंने किसके अगेंस्ट रिएक्ट किया था? ऑप्शन है सर? नहीं, फिलहाल ऑप्शन देंगे तो लंबा जाएगा। विक्टोरियन मैटेरियलिज्म। हाँ, विक्टोरियन मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म रेवोल्यूशन नहीं होगा सर? क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होगा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था? अगर उसके मोटो की आप बात करेंगे तो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी था, बराबरी की बात करने की बात हो रही थी। तो प्री रेफेलाइट्स उसके अगेंस्ट क्यों जाएंगे? नहीं। हाँ, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात करते हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो गलत हुआ वो क्या गलत हुआ था? उन सबों ने एरिस्टोक्रेटिक लोगों को पकड़ पकड़ करके जो है एकदम लोगों के सामने भीड़ में क्या करना शुरू किया? गला काटना शुरू किया लोगों का, है ना। वो मशीन मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर से धाड़ से गिरता है, नीचे आकर के वो काट देता है, सर अलग हो जाता है। अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्ट मशीन का क्या है। तो ये गड़बड़ था। तो प्री रेफेलाइट्स रिएक्टेड अगेंस्ट विक्टोरियन मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म मैंने आपको बताया था कल ही, पूंजीवाद, जो आपको कंपेल करता है वो चीज़ें भी परचेज करने को जो आपकी ज़रूरत नहीं है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं देता, आपकी ज़रूरतें क्रिएट करता है।
या जो आपको आपके अर्निंग के हिसाब से जज करता है। तो मटेरियलिज्म कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, सॉरी अलग है वो, कैपिटलिज्म भी वही है, पूंजीवाद होता है, लेकिन मटेरियलिज्म जो है वो उसकी हिंदी एग्जैक्टली पूंजीवाद नहीं होगी, मटेरियलिज्म की उपभोक्तावाद होगी। ठीक है, मटेरियलिज्म को हिंदी में उपभोक्तावाद कहा जाता है। तो कैपिटलिज्म अपने साथ साथ मटेरियलिज्म लेकर के चलता है। तो इसके अगेंस्ट जो एक नोशन है वो मार्क्सिज्म का है, जो इक्वालिटी की बात करता है, लोगों के बराबर होने की बात करता है, बराबर रखने की बात करता है। तो मार्क्सिज्म को प्रमोट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। और यहाँ पर बात हो रही है कि प्री रैफाइट्स ने किसके अगेंस्ट रिएक्ट किया, तो आंसर है विक्टोरियन मटेरियलिज्म। मॉडर्निज्म कब शुरू हुआ, डेट याद है? लगभग 1910 के बाद ही माना जाता है, मॉडर्निज्म की शुरुआत मानी जाती है। इवन जो लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रोफोक है टीएस एलियट का, उसको फर्स्ट मॉडर्न पोएम भी कहा जाता है समटाइम्स। सर इसका टाइम जो है वो 1901 टू 1945 तक ही माना जाता है ना? वेरी गुड, 45 के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म आता है। बहुत सुंदर, क्या बात है। तो कह सकते हैं उसमें यहाँ पर तो आंसर में दिया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, वही है। एक्चुअली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि कोई भी जो इज्म है वो अचानक नहीं होगा कि इस डेट पे शुरू होगा इस डेट पे ख़त्म हो जाएगा, है ना? ऐसा तो है नहीं। तो एक अंदाज़ा, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक पढ़ने के या समझने के क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी जो कहा जाता है वो क्यों की जाती है, इसीलिए की जाती है, वर्गीकरण इसीलिए किया जाता है कि पढ़ने में समझने में आसानी रहे। तो ठीक है, आपने 1901 1945 कर दिया तो अपने आप उसमें सब कुछ सिमटा गया। उसी में आपका 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया, उसी में आपका 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो समय है वो वही है मॉडर्निज्म। और सच्चाई यही है कि मॉडर्निज्म को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं मॉडर्निज्म ने क्या किया था और किस तरह से काओस आया था लोगों की ज़िंदगी में, उसको समझने के लिए आप द वेस्टलैंड पढ़ते हैं टीएस एलियट का, जिसमें आप देखे हैं, आप हॉलो मैन लिखना पड़ा एलियट को। इंसान कैसे हॉलो हो गया, लैंड कैसे वेस्ट हो गया, क्योंकि स्पिरिचुअल डिक्लाइन हुआ था लोगों का, डिजेनरेशन हुआ था लोगों का, लोगों ने स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को दूर कर लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय था, लोग किस तरह से सोच रहे थे, किस तरह से रहना चाह रहे थे, इस चीज़ को अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो आप याद करिए 2020 में जब कोरोना आया और लोग मरने लगे, गांव में एक एक घर से कई कई लाशें निकलने लगी, और एक समय ऐसा था कि जब हर कोई डर रहा था कि हमारी बारी कब आ जाने वाली है। उस समय आपकी सोच क्या थी? उस समय आप ज़िंदगी को क्या जीना चाहते थे? क्या उस समय आप नौकरी क्वालिफाई करना चाहते थे? उस समय चाहते थे कि ज़िंदगी कैसे अच्छे से जी लें, जो कुछ करना है लाइफ में कर लें। क्यों ये होता है? जब किसी को पता चल जाए कि उसकी मौत बहुत करीब है, तब ये बातें मैटर करती हैं। मॉडर्निज्म कंप्लीट हुआ कि नहीं, पोस्ट मॉडर्निज्म कंप्लीट हुआ कि नहीं, कि फैटल का मतलब क्या होता है, कि फ्लॉ का मतलब क्या होता है, कि ट्रेजेडी का हीरो हाई स्टेटा का क्यों होता है, भाड़ में जाए। जब आपको ये लगेगा कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तब तो ज़िंदगी जीने की बात आती है कि कैसे जिएं, क्या करें, ज़िंदगी में क्या बचा है जो पूरा कर लें। तो वो जो सिचुएशन थी कोरोना की, पोस्ट कोरोना, हाँ, उस समय जब एक दौर था जब हम डर डर के जी रहे थे, बाहर से सब्जी लेकर के आते थे तो भी डर लगता था कि साथ में कोरोना तो लेकर के नहीं आ गए। तो वही दौर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि लोगों ने ज़िंदगी को ऐसे यूं ही ख़त्म होते हुए देखा। तो एक ऐसी सिचुएशन में एक वो वॉइडनेस आ जाती है, स्पिरिचुअल वॉइडनेस आ जाती है, वो कमी आ जाती है, तब लोग ज़िंदगी अपनी अच्छे से जीना चाहते हैं। बची खुची कसर
1939 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो उसने पूरा कर दिया। जब आप दुनिया को लड़ते देखते हैं, मरते देखते हैं, तो फिर आपकी सोच बदल जाती है ज़िंदगी को लेकर के। खैर, अच्छा याद दिलाया आपने कि मॉडर्निज़्म कहाँ से कहाँ तक रहेगा और पोस्ट मॉडर्निज़्म कहाँ से रहेगा। हालांकि आपको बता दूं, अभी भी अगर अपने देश की बात करें, अपने यहाँ की कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो अभी भी वो चीज़ें पूरी तरह से हमारे यहाँ अप्लीकेबल नहीं होती। और पहले भी मैंने बताया कि कोई भी ईयर ऐसा नहीं है कि वो हार्ड बाउंड है कि यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा। ठीक है, खैर, तो बायोग्राफी इज स्टोरी ऑफ अनदर पर्सनस लाइफ, ऑटोबायोग्राफी इज राइटर्स ओन लाइफ स्टोरी, एवरीबडी नोज। इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एक फ्रेज है, वन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून करके है, पोइट्री में लाइन है ये लाइन है शेक्सपियर की। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट के बाद क्या लिखा? सर ऑप्शन है। ये थोड़ी बात करनी है। पैराडाइज लॉस्ट की जब बात आएगी तो तुरंत याद कर लेना है कि उसके बाद पैराडाइज रीगेंड लिखा है ना। ये तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम पूछ क्या रहे हैं एग्जैक्टली। खैर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसकी पोएम है? उन्हीं की है सर, जॉन मिल्टन। और जॉनरा क्या है उसका, उस पोएम का? क्या सर? उस पोएम का जॉनरा क्या है? पेट्रार्कन सोनेट। हाँ, केवल सोनेट भी बोलेंगे तो चलेगा। सोनेट मिल्टन का मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न किसकी पोएम है? जॉन केट्स। क्या है, क्या जॉनरा है उसका? वो ओड है। ओड है। ओड में भी आता है पिंडारिक ऑड, याद है? पिंडारिक ऑड। ये यूलिसीज। तो रोमांटिक ओड है ना। ठीक। मैंने ओड में टाइप्स की बात की, पिंडारिक ओड भी होता है ना। यूलिसीज किसने लिखा है? टेनिसन। कैसे पता कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? यूलिसीज नॉवेल नहीं है? जेम्स जॉयस का है तो आपको बोलना होगा ना कि पोएम जो है वो टेनिसन ने लिखी है और नॉवेल जो है जेम्स जॉयस ने लिखा है। जेम्स जॉयस। 1922. 1922 is the year, very famous year, the year when Ulysses was published. In the same year, The Wasteland was published. ठीक, तो माई लास्ट डचेस एक पोएम है, किसकी पोएम है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसमें जो स्पीकर है उसका क्या नाम है? डचेस एक फेमिनिन जेंडर है, इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? जेंडर, सॉरी, मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा डचेस का? क्या सर? डचेस इज अ फेमिनिन जेंडर, फीमेल को डचेस कहा जाता है, उसका मेल वाला वर्जन क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा डचेस का? अच्छा, नहीं। याद करिए ओलिविया को, याद करिए 12th नाइट को। उसमें कौन है? ओर्सिनो। ओर्सिनो क्या है उसमें? ड्यूक है। ड्यूक है। तो ड्यूक और डचेस होता है, तो डचेस फेमिनिन जेंडर और ड्यूक मैस्कुलिन जेंडर।
तो माई लास्ट डचेस, कोई डचेस को याद करेगा तो डचेस को कौन याद करेगा? माई लास्ट डचेस, तो डचेस को कौन याद करेगा? ड्यूक ही याद करेगा। तो ड्यूक ऑफ फेरारा, दैट इज द आंसर, ड्यूक ऑफ फेरारा। बर्चेस बड़ी फेमस पोएम है। किसकी पोएम है? रॉबर्ट फास्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओ कैप्टन माय कैप्टन, वॉट विटमैन। किसके बारे में है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। Try to be American in accent while talking of American literature. Abraham Lincoln. हाँ, डांस। थोड़ी जो बोलने की मुंह पे सर ना वही निकल जाता है। अमेरिकन में क्या होता है? डांस होता है, क्लास होता है। ब्रिटिश में क्या होता है? क्लास होता है, डांस होता है। आ साउंड होगा ब्रिटिश में, अमेरिकन में ए साउंड होगा। तो एक और पोएम लिखी है विटमन ने लिंकन के लिए। लाइलैक्स इन द डोरयार्ड ब्लूम करके कुछ है ना, व्हेन लाइलैक्स करके है। लाइलैक पूरा इज नहीं अ फ्लावर, हाँ, लाइलैक इज अ फ्लावर। और वो भी पोएम जो है उन्हीं के लिए लिखी हुई है। अच्छा, अब्राहम लिंकन कौन थे? हु वाज अब्राहम लिंकन? कुंदन, यू आर सेइंग समथिंग। सब प्रेसिडेंट थे। कौन से? यूनाइटेड स्टेट। कौन से प्रेसिडेंट? सिक्सटीन्थ प्रेसिडेंट, 16वें राष्ट्रपति। चलिए, गीतांजलि की मीनिंग क्या होती है? आप गीतांजलि का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट में उसको ट्रांसलेट किया हुआ है बढ़िया से, गीतांजलि को समझाया है। क्या समझाया है? ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग, ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसने लिखा है? सर नजीम एस्किल। क्या है इसमें? इसमें उसकी माँ को स्नेक काट लेता है। उसकी माँ को, ये उसकी कौन है? किसकी? एज़ेकिएल की माँ को? एक बच्चे की। क्लियर करिए, आप ये बोलिए कि इसमें एक माँ होती है जो बच्चे को बचाने में उसको, अब हमको थोड़ी पता है कि एज़ेकिएल की मम्मी थी कि कौन थी, लेकिन माँ, इसमें मदर को जो है बाकायदे पोर्ट्रे किया गया है, समझाया गया है ना। मदर कैसे खुश होती है जब वो काट लेता है स्कॉर्पियन, तो बड़ी परेशान रहती है, झाड़ फूक होता है, तमाम उपचार होते हैं। जब वो ठीक हो जाती है तो लास्ट में, लास्ट वाली लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी, है ना, कि यस सर। ईश्वर, ये अच्छा रहा कि जो ये स्कॉर्पियन था इसने मुझे काटा, मेरे बच्चे को नहीं। तो दैट 20 और सर उसका वो रहता है ना शायद इसमें 20 घंटे तक। 24 घंटे ना, 24 24 घंटे तक असर होता है इसका। पता नहीं उसमें पोएम में क्या डिस्क्रिप्शन है, आप देखिएगा, अगर आर्ट्स करके होगा तो क्लियर कर लीजिएगा। बाकी बिच्छू जब डंक मारता है तो ये माना जाता है कि 24 घंटे तक वो असर करता है, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। चलिए, एन इंट्रोडक्शन किसका लिखा हुआ है? एन इंट्रोडक्शन, सर कमला दास। एन इंट्रोडक्शन क्या है? नेचर क्या है उसका?
उस राइटिंग का? क्या सर? एन इंट्रोडक्शन का नेचर क्या है, किस तरह की राइटिंग है वो? ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। सर डेरेक वॉलकॉट। वेरी गुड, डेरेक वॉलकॉट। स्काईलार्क को शेले क्या कह करके एड्रेस करता है? आंसर है स्पिरिट ऑफ जॉय। स्पिरिट ऑफ जॉय, जॉय की आत्मा है ना, खुशी की या आनंद की आत्मा, स्पिरिट ऑफ जॉय। पूछ रहा है कि फ्रोस्ट ने चॉइस से रिलेटेड कौन सी पोएम लिखी है? किसने सर? चॉइस से रिलेटेड। चॉइस? जिसमें मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। वॉइस नहीं आ रही थी सर, रुक रुक के। पूछ रहा है कि फ्रोस्ट ने चॉइस से रिलेटेड कौन सी पोएम लिखी है? Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अगर चॉइस से रिलेटेड पोएम पूछेगा फ्रॉस्ट का तो कैसे आंसर करिएगा? द रोड नॉट टेकन। क्वेश्चन पूछ रहा है एलियट यूज्ड मिथ इन। मिथ का यूज़ कहाँ किया उन्होंने? मुझे लगता है और भी वर्क्स में होगा। यहाँ आंसर दिया है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड को हमें इस तरह से याद करना है, कई रीज़न है उसके याद करने के। पहला, वो लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पायनियर माने जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जॉफ्रे चौसर, उन्होंने भी अपनी पोइट्री में प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में पहली लाइन की शुरुआत अप्रैल से ही की थी। उस समय अप्रैल कैसा था? लोग स्पिरिचुअल थे, लोग जा रहे थे थॉमस बेकेट के कैथेड्रल के पास, आर्क बिशप जो रहे थॉमस बेकेट, मतलब लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हैं। और यहाँ द वेस्टलैंड में अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, एक तो शुरुआत इसकी। दूसरा, इसमें कई सारी भाषाएं यूज़ हुई हैं, वो समझना है। कई सारे मिथ्स हैं, और कई सारे रेफरेंसेस जो होते हैं, उन रेफरेंसेस के लिए जो टेक्निकल टर्म है लिटरेचर में वो होता है एल्यूजन। ठीक है, ALLUTION, एल्यूजन। तो कई तरह के एल्यूजन यूज़ किए हैं एलियट ने द वेस्टलैंड में। और जो इस ग्रेट मास्टरपीस या मैग्नम ऑपस की बात करें, मैग्नम ऑपस एक बड़ा अच्छा फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है मास्टरपीस, मैग्नम ऑपस। तो अंत वाली लाइन क्या है? शांति ही शांति ही शांति ही, ये याद रखना होगा। दत्त दमयत द्वैधम याद रखना होगा द वेस्टलैंड की बात करेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यीट्स ने रीबर्थ का एक सिंबल यूज़ किया है। डू यू नो व्हाट इज़ दैट सिंबल? रीबर्थ के लिए एक सिंबल यूज़ किया है, यहाँ दिया है उसका आंसर बाइजेंटियम। ईट्स की पोएम बाइजेंटियम और सेलिंग टू बाइजेंटियम आपने पढ़ी होगी। बाइजेंटियम ये वही है, पता है आज के समय में कौन है बाइजेंटियम क्या है? जो तुर्किये है आज के समय में, जिसको आप टर्की बोलते हो, वही है बाइजेंटियम। बहुत ही
शालीन इतिहास रहा है इसका, कभी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। खैर, पोर्शिया कहाँ की कैरेक्टर है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। वर्क का नाम क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पक्का? यस सर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, पोर्शिया। अब डिस्कस कर रहा था मैं शेक्सपियर के कॉमेडी और ट्रेजेडी की बात, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई। ट्रेजेडी में हीरो हमेशा हाई बर्थ का होता है, फॉल होना है तो जाता है। तो कॉमेडी में ज़्यादातर हीरो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, हालांकि उसमें भी हाई बर्थ के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट या उतने समझदार, उतने क्या उसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा एक शब्द है, ज़हीन, उतने ज़हीन नहीं होते। बल्कि आपको उनकी जो कॉमेडी है या रोमांटिक कॉमेडी है शेक्सपियर की, उसमें जो लेडी कैरेक्टर हैं, जो वुमेन कैरेक्टर हैं, वो ज़्यादा ज़हीन मिलेंगी आपको। आप देखिएगा 12th नाइट में ओर्सिनो फ्लैट कैरेक्टर टाइप हैं, लेकिन जो ओलिविया है वो कितनी ज़हीन है। मर्चेंट ऑफ वेनिस आप देख रहे हैं, ट्रेजी कॉमेडी है, उसमें एंटोनियो हैं, मित्र के लिए कुछ भी करेंगे, बसानियो हैं, और लेकिन पोर्शिया का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी सॉलिड निकल करके आता है, और कितना बढ़िया वो लास्ट में जो एक उपाय निकालती है दंड देने का शाइलॉक को, तो दैट मेक्स हर हीरो ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, शी बिकम्स हीरो, है ना। और वो फेमस वो पोएम द मर्सी, इसी में है कि है वो पोएम, याद रखिएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस की पोएम है वो मर्सी, जिसमें है कि जो लोग दया करते हैं तो वहाँ दोनों का भला होता है, दया जिस पर की जाती है उसका भी, और जो दया कर रहा होता है उसका भी, है ना। तो ठीक, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर किसने लिखा है? सर बेन जॉनसन। ह्यूमर जो है वर्ड यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? What do you understand by सर humor? ह्यूमर का मतलब हंसाना होता है क्या? मतलब तुम लोगों को, मतलब इन लोगों में जो ह्यूमर होता है, बातों बातों में हंसा, मतलब हंसा देते हैं, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अ, जो समझ रहे हो तुम सही समझ रहे हो, ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमर की। लेकिन जब बेन जॉनसन ने लिखा तब ह्यूमर कुछ और समझा जाता था। बताओ जी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में ह्यूमर क्या है? उसमें ह्यूमर जो है वो मूड के लिए आया है, मूड। हर इंसान का अपना अपना मूड होता है, मेडिकल टर्म है ह्यूमर वहाँ पर। बेन जॉनसन ने मेडिकल साइंस से लिया है वो वर्ड ह्यूमर, ठीक है। इवन आप कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पढ़िएगा तो वहाँ पर भी ह्यूमर वही है, बेन जॉनसन वाला ह्यूमर है, कि अलग अलग जो चीज़ें हैं हमारे भीतर, वो हमारी पर्सनालिटी को कैसे मैनिफेस्ट करती हैं। फायर है, वाटर है, एयर है, इन सबों की क्या मात्राएं हैं हमारे शरीर में, तो उससे हमारी पर्सनालिटी कैसी बन जाती है। कुछ लोग बड़े शाई कैसे होते हैं, कुछ लोग बड़े गुस्सैल कैसे होते हैं, फ्यूरियस कैसे होते हैं, कुछ लोग बड़े सॉफ्ट कैसे हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े रूखे रूखे कैसे हो जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं अपने व्यवहार में। तो ये अलग अलग ह्यूमर, उसकी अधिकता और कमी अलग अलग पर्सनालिटी बनाती है, तो दैट इज़ ह्यूमर। समझ में आया कुंदन बाबू?
अगर आप हिंदुस्तान के आयुर्वेद में जाएंगे तो हमारे यहाँ जो व्यक्तित्व है उसमें वात कफ पित्त वाला व्यक्तित्व होता है। ये केवल दोष ही नहीं है, व्यक्तित्व भी होता है। वात वाला व्यक्तित्व, कफ वाला व्यक्तित्व और पित्त वाला व्यक्तित्व। और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिसमें दो दो सेम सेम थोड़ा थोड़ा होता है, वात कफ साथ में रहेगा, कफ पित्त साथ में रहेगा। ये वही है ह्यूमर। खैर, इतना ज्ञानी हो जाएंगे आप लोग तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा? जल्दी बताइए। सॉरी सर, माइक नहीं ऑन था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, आइकनोक्लास्ट। जानती हैं क्या होता है आइकनोक्लास्ट? याद नहीं आ रहा सर। जो इंसान इस्टेब्लिश्ड आइकन को तोड़ डाले, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे वो कल्चर हो, जो मतलब जो एक चला आ रहा है, परंपरा से कोई चीज़ चली आ रही है, उसको जो ना मानता हो उसको तो उखाड़ के फेंक दे, वो होता है आइकनोक्लास्ट। हाँ, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। जो लीक छोड़कर चलने वाले लोग होते हैं वो आइकनोक्लास्ट कहे जाते हैं। तो जीबी शॉ वॉज एन आइकनोक्लास्ट। ये क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कि वो इंसान जो एस्टेब्लिश्ड नोशन को न मानता हो उसको क्या कहा जाएगा। इन दैट वे शेक्सपियर वॉज ऑल्सो एन आइकनोक्लास्ट। चलिए, जस्टिस किसने लिखा है? सर जॉन गॉल्सवर्दी ने। जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है। हाँ, तो जॉन गाल्सवर्दी को भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। यस सर। कब मिला? 1932 में सर। वेरी गुड। और जस्टिस, जीबी शॉ को भी मिला था ना सर 1925 में। हाँ, ये डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में हम लोग। 23 में येट्स और 25 में जीबी शॉ, 32 में गाल्सवर्दी। तो जस्टिस के अलावा और कौन सा वर्क है उनका? सर द फोरसाइट सागा है उनका। और द सिल्वर बॉक्स। यस सर। फेमस है काफ़ी। चलिए, हैरोल्ड पिंटर का कौन सा वर्क सिलेबस में है आपके? द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी किस तरह का प्ले है? कॉमेडी ऑफ मिनास। बस कॉमेडी ऑफ मिनास तो है बिल्कुल। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड नहीं है? थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, ठीक है। द हेयरी ऐप किसने लिखा है? ओनिल सर, यूजिन ओनिल। वेरी गुड। ऑल माई सन्स। जॉन ड्राइडन। ऑल माई सन्स, जॉन ड्राइडन। ऑल फॉर लव, आर्थर मिलर सर। ऑल फॉर लव जो है वो ड्राइडन ने लिखा है। और ऑल फॉर लव किस पर बेस्ड है? शेक्सपियर के लिखे हुए ड्रामा पर है ना? एंटोनियन क्लियोपेट्रा पर आई थिंक। चलिए, तो ऑल माई सन्स वॉज रिटन बाय आर्थर मिलर। आर्थर मिलर। गिरीश कर्नाड, उनकी कौन सी राइटिंग है सिलेबस में? हयावादना। हयवदन। हयावादना मत बोलिए उसको, हयवदन। वो लिखा भले है वैसे, दैट इज़ हयवदन। ज़्यादातर हिस्टोरिकल या
जो हमारे यहाँ का क्या बोलते हैं माइथोलॉजी है उसके कैरेक्टर्स को लिया है गिरीश कर्नाड ने। गिरीश कर्नाड को पहचानती हो, कौन थे? यस सर, वो 2012 में मूवी आई थी था टाइगर, उसमें वो चीफ बने थे, सलमान खान के चीफ बने थे, वही थे गिरीश कर्नाड। वेरी गुड, ठीक है। और कोई वर्क इनका, गिरीश कर्नाड का और कोई वर्क पता है? एक हिस्टोरिकल फिगर पर भी एक वर्क है उनका, तुगलक, ठीक है। अच्छा, शॉ किस तरह के प्ले राइट हैं? किस तरह के प्लेज लिखते हैं जी बी शॉ? सर ऑप्शन। अरे कोई बात हुई, ऑप्शन। प्रॉब्लम प्लेस, दिमाग में होना चाहिए, प्रॉब्लम प्लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्थ नाइट की थीम है लव एंड डिस्गाइज। जस्टिस जो वर्क है जॉन गॉल्सवर्दी का, वो किसके बारे में है? प्रिजन रिफॉर्म के बारे में है। ऑल माई सन्स की थीम है वॉर प्रोफिटियरिंग। हैरी ऐप में क्या है? एलियनेशन है। एलियनेशन पता है क्या होता है? एलियनेशन इज वन ऑफ द पार्ट और वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। उसमें एलियनेशन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक कैरेक्टर क्रिएट किया था एडिसन ने, उस कैरेक्टर का क्या नाम था? जोसेफ एडिसन ने एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, उसका क्या नाम था? कोई एक सर थे, कौन थे सर? सर रोजर। सर रोजर। ठीक है। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस किसने लिखा है? सर एजी गार्डिनर। बहुत बढ़िया। रोड टू हैप्पीनेस? क्या? रोड टू हैप्पीनेस किसने लिखा है? रोड टू हैप्पीनेस बर्नार्ड रसल ने। बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल। द लास्ट लीफ? द लास्ट लीफ किसने लिखा है? क्या चीज सर? द लास्ट लीफ किसने लिखा है? ओ हेनरी। जब भी बात ओ हेनरी की आती है तुरंत पूछा जाता है कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था। विलियम सिडनी पोर्टर। देख कर बता रही हो? अभी जस्ट भाई बोल रहा है कि वो पढ़ा हुआ है, तो वही मैं उसकी बात सुन रही हूँ। विलियम सिडनी पोर्टर, है ना? यस द सर। ओरिजिनल नेम। और ओ हेनरी वॉज द पेन नेम, ठीक है। राइटिंग के लिए जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसको पेन नेम कहा जाता है। कुछ लोग राइटिंग में छद्म नाम का इस्तेमाल करते हैं जिसको स्यूडोनिम कहा जाता है। जैसे जॉर्ज एलियट वॉज नॉट पेन नेम, इट वॉज अ स्यूडोनिम फॉर मैरियन इवांस, है ना? तो ठीक है, अगला है कैथरीन मैन्सफील्ड की एक स्टोरी है आपके सिलेबस में, क्या नाम है उसका? फ्लाई। सॉमरसेट मॉम की स्टोरी? क्या चीज सर? सॉमरसेट मॉम। सॉमरसेट मॉम की भी कोई स्टोरी है सिलेबस में? यस सर।
क्या नाम है उसका? द लंचियन। ये लंचियन क्या होता है? लंच पहले हाँ, लंचियन को ही शॉर्ट में हम लोग लंच बोलते हैं, वो लंचियन ही होता है ना। ओमनी बस को शॉर्ट में हम लोग बस बोलते हैं, होता है ओमनी बस। हम लोग बस बोल के काम चला लेते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके शॉर्टकट जो हैं, शॉर्ट वर्ड्स उनके ज़्यादा फेमस हो गए हैं। चलिए, तो द लंचॉन सोमरसेट मॉम की स्टोरी है। उन्हीं की एक स्टोरी डिस्कस किया था मैंने कभी आपको, द काइट। अभी काइट का माहौल चल रहा है, पतंगे उड़ रही हैं, बहुत फेमस स्टोरी है द काइट, सोमरसेट मॉम की। प्राइड एंड प्रेजुडिस ऑस्टिन ने लिखा। प्राइड एंड प्रेजुडिस का पहले क्या नाम था? फर्स्ट इम्प्रेशंस, है ना। यस सर। मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में एक वर्ड आया है टी टोटलर, सुना है टी टोटलर? टी टोटलर कौन होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है टी टोटलर। मेरा कस्टर्ड भी मिट्टी टूटता है। टी टोटलर जो कौन कभी हो? ड्रिंक टी जो टो कभी ड्रिंक नहीं करते हैं, क्योंकि हैंचर्ड जब ड्रिंक ना करने का वो लेता है सर प्रॉमिस, तो उसी वक्त आता है ये वर्ड। प्रॉमिस लिया जाता है कि प्रॉमिस किया जाता है? ओथ लिया जाता है। प्रॉमिस किया जाता है, पढ़ लेता है। हाँ, ओथ लिया जाता है। अ पर्सन हु कम्प्लीटली एब्सटेंस फ्रॉम ड्रिंकिंग, है ना, जो अपने आप को पूरी तरह से दूर कर ले ड्रिंकिंग से, वो होता है टी टोटलर। स्पेलिंग इसकी है TEETOTALLER, ठीक है, टी टोटलर। सिंगल एल होता है ना सर, TOTALER। सिंगल एल अमेरिकन में होता है, ब्रिटिश में डबल एल होता है। आगे बढ़ते हैं। सैंटियागो नाम सुना है? यस सर। कहाँ का कैरेक्टर है? द ओल्ड मैन एंड द सी। किसने लिखा है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। बहुत बढ़िया, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नोबेल प्राइज इनको भी मिला था। यस सर। कब मिला था? सर्च कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर किस पर स्ट्रेस करता है? फ्रैगमेंटेशन एंड प्लूरैलिटी पर। फ्रैगमेंटेशन एंड प्लूरैलिटी है, यहीं पर बात आज ख़त्म करेंगे। जो एग्जाम्पल समझाना होता है मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म का, इससे बेहतर एग्जाम्पल समझ में नहीं आता मुझे। जैसे मॉडर्निज़म में आपने देखा कि मैं बता रहा था ना कि स्पिरिचुअल वॉइडनेस हो गई है, उसको लेकर के हम वी आर लैमेंटिंग ऑन दैट। इवन एलिट वाज लैमेंटिंग कि कैसे स्पिरिचुअल डिक्लाइन हो गया लोगों का। लोग खाने पीने मौज मस्ती में ज़्यादा समय बिता रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की कहीं जो है कहीं अता पता नहीं है। रिलीजियस कन्वर्सेशन या रिलीजियस इंक्लिनेशन कहीं कुछ दिख नहीं रहा। तो मॉडर्निज़म उस पर लैमेंट करता है जो लॉस हुआ है। पोस्ट मॉडर्निज़म क्या करता है? थेथराई करता है। पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो कहता है हुआ तो क्या दिक्कत है। मॉडर्निज़म में हम इस बात के लिए रोते थे कि संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार बन गए, जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। इसका रोना था
मॉडर्निज्म में, आधुनिकतावाद में। और अभी पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है कि अलग हो गए तो हो गए, अलग होंगे तभी तो बढ़ेंगे, हम कमा करके दूसरे को क्यों दें, हम अपना विकास करेंगे। तो जस्टिफाई करता है पोस्ट मॉडर्निज्म, इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म ज़्यादा खतरनाक है मॉडर्निज्म से। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म देखो वही है ना, क्या है, किस पर स्ट्रेस करता है, फ्रैगमेंटेशन एंड प्लूरैलिटी पर। फ्रैगमेंटेशन, बटना, बंटवारा, बट जाना अलग अलग भागों में, फ्रैगमेंटेशन और प्लूरैलिटी पर बात करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। मुझे लगता है आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। कैसा रहा अनुभव? यस सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा था।